Hi everyone, so my name is Prachi Sachdev and today we will be studying about schools of psychology, the very beginning of psychology कैसे आया कहाँ से आया and I'll try my best कि मैं आपको एक story way में समझा पाऊँ. So let's begin. Okay, so before starting with structuralism, functionalism ये सब, let's first understand कि schools of psychology आए क्यों. ठीक है, तो schools हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन schools ने बहुत एक अचीवमेंट बना दिया था साइकोलॉजी में. क्योंकि पहले वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, ठीक है, और ईस्टर्न फिलोसफर, इन सब ने बहुत सारी चीज़ें कही जो एक कॉन्सेप्ट बन बन गया था. ठीक है, उसके बाद ये स्कूल्स ने एक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करी एंड दिस दी स्कूल्स मेड इट पॉसिबल कि हम इसको एज अ डिफरेंट फील्ड पढ़ पाए अपार्ट फ्रॉम फिलोसफी. पहले लोग समझते थे कि हाँ, माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा फिलोसफी ही है. तो वो एक अलग एक उसको पहचान मिली आफ्टर दी स्कूल्स. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सबको पता है विल्हेम वुंड, उन्होंने लिप्जिग में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल लैब खोली थी साइकोलॉजी पढ़ने के लिए. ठीक है, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिफरेंट ब्रांच. और लोग पहले इसको ऐसा कॉन्सेप्ट समझते थे कि हाँ होगा, नहीं है, श्योरिटी नहीं है. इन्होंने उसको एज अ सिस्टमैटिक वे में हम एक माइंड को देख पाए, एक बिहेवियर को देख पाए, हम उसको जज कर पाए, हम उसको ऑब्जर्व कर पाए, हम उस पर रिसर्च कर पाए, वो पॉसिबल हुआ इन स्कूल्स के बाद. ठीक है, तो जैसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म, अब हम 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि विल्हेम वुंड ही थे, ठीक है, जो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बोलते थे हम. बट ऐसा नहीं है. विल्हेम वुंड को हम बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड एडवर्ड टिचनर जो है, ही इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ विल्हेम वुंड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक अलग से एक इंसान थे, बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच. उन्होंने जो सब कुछ विल्हेम वुंड से सीखा, आगे उन्होंने यूएस में उसको फेमस कर दिया, पॉपुलराइज कर दिया. इसलिए हम अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, सो इट्स एडवर्ड टिचनर. ठीक है, और जो विल्हेम वुंड थे, ही वाज द पायनियर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. he gave methods like introspection, experimental psychology and कि conscious mind को हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ें. उन्होंने ये चीज़ बोली थी, करी भी थी, बट पॉपुलराइज एडवर्ड टिचनर ने करी थी, तो हम उनको ही मानते हैं. तो इसमें फोकस क्या था हमारा, टू डाइसेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्शियस माइंड. ठीक है, और हमारा मेथड जैसे मैंने बोला इंट्रोस्पेक्शन था, विच इज़ द सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई फंडामेंटल एलिमेंट्स लाइक सेंसेशंस, फीलिंग्स एंड इमेजेस. तो इससे एक स्टोरी है. वो क्या करते थे, मतलब अभी आपको बहुत स्टूपिड सा लगेगा, बट दैट वाज इंट्रोस्पेक्शन. वो जैसे वॉलंटियर आते थे, ठीक है, पार्टिसिपेंट आते थे, उनके एक्सपेरिमेंट लैब में आते थे, एक्सपेरिमेंटल लैब में आते थे. उनके सामने फॉर एग्जांपल उन्होंने एप्पल रख दिया और उन्होंने बोला कि इसको आप इसका स्ट्रक्चर वे में बताओ. ठीक है, कि क्या आप इसको कैसे आप इसको डिस्क्राइब करोगे. तो ये नहीं कि हाँ इट्स एन एप्पल, नो, आप क्या कलर है, ठीक है, क्या शेप है, क्या साइज है, उसको एकदम स्ट्रक्चर में तोड़ना, एलिमेंट्स में तोड़ना, दैट वाज हिज साइकोलॉजी. एंड ही यूज्ड टू बिलीव इन कॉन्शियस माइंड ओनली. जो दिखता है उसी पे ही फोकस करते थे. अनकॉन्शियस को इन्होंने कभी टच भी नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली इट वाज. फिर हम वापस से कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, एंड ही वांटेड टू मेक समथिंग एक्सपेरिमेंटल, समथिंग सिस्टमैटिक, एंड थोड़ा सा साइंस लाना चाहते थे. तो इसलिए इन्होंने अनकॉन्शियस को टच भी नहीं करा. ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर अब सबने, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लिया, माइंड का ऐसे स्ट्रक्चर है, हम कैसे पहली चीज़ क्या देखते हैं, सब कुछ हमने समझ लिया. बट लोगों को इवेंचुअली समझ आया कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स का हम करें क्या. उसके बाद आए हमारे
दिस वॉज राइज एंड फॉल, गोल्स एंड मेथड्स, क्रिटिसिजम्स, ठीक है, जो मैंने अभी चीज़ें बोली। उसके बाद आए हमारे फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म हमारे जो फाउंडर हैं उनका नाम है विलियम जेम्स, ठीक है। इन्होंने शिफ्ट किया फोकस कि क्या स्ट्रक्चर है उस पे फोकस मत करो, उस स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है, हम उससे क्या चीज कर सकते हैं उस पे फोकस करो। सो ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस का व्हाई एंड हाउ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ सर्टेन बिहेवियर, ठीक है। तो ही वॉज, हिज मेन फोकस वॉज कि हमारा जो माइंड का फंक्शन है या बिहेवियर का उस वो रिस्पॉन्स कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एंड it's not written here, but just extra knowledge, he was very much influenced by चार्ल्स डार्विन। सर्वाइवल वाली जो उनकी थ्योरी थी कि नेचर सर्वाइवल की हम अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट से टू फंक्शन इन अ बेटर वे, तो वो इनके एक काइंड ऑफ आइडल थे फंक्शनलिज्म का, आप ये वैसे समझ सकते हो, ठीक है। एंड इन्होंने ही स्टार्टेड द ग्राउंड वर्क ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, कि हम अप्लाई कैसे करते हैं, हम अपने बिहेवियर को फंक्शन, हमारे जो फंक्शन है, अब मैं जैसे ये हाथ कर रही हूँ इसका क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ें समझना चाहते थे ये, ठीक है। एंड जितना, ये मत इसको कंपेयर करना कि जैसे हम फंक्शंस अब समझ पा रहे हैं वही पहले था, हम इसको ऐसा लेंगे कि हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, तो उस वे में समझना, ठीक है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं इन हाथ जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका क्या फंक्शन है, बट ये मतलब एज एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हमारे बिहेवियरिज्म। दिस वाज लाइक अ स्टार्ट कि हम थोड़ा एक्चुअल में साइकोलॉजी को समझ पाए rather देन लाइक तोड़ मरोड़ के। और ये बिहेवियरिज्म अभी भी यूज़ होता है, इसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अभी भी यूज़ होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, फॉर एग्जांपल, बिफोर लाइक इंट्रोड्यूसिंग दिस एग्जांपल है कि हम भी बहुत बार ये सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमने अगर 1 घंटा पढ़ाई कर ली, उसके बाद हम अपने आप को अपने लिए कॉफ़ी बनाएंगे, दैट इज़ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड टू योर माइंड, ठीक है। तो वो क्या है, वो बिहेवियरिज्म का ही एक पार्ट है जो हम अपने साथ करते हैं और हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। उनको कहते हैं हाँ तुम अगर अच्छे से बिहेव करोगे तुम्हें ये मैं दिलवा के दूंगा, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स कम फ्रॉम बिहेवियरिज्म। मेन इसका ये चीज़ था कि ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे ही फोकस करता था, जो दिखता है वही, सिर्फ कॉन्शियस माइंड के ही हम बातें कर रहे हैं अभी तक। तो इनके जो इसका जो इनके फाउंडर जो थे वो थे जॉन बी वॉटसन, ठीक है। और सेकंड जो हम फाउंडर्स पे ही लेते हैं बी एफ स्किनर और इवान पाब्लो। तो जॉन बी वॉटसन की मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। उन्होंने एक ये लाइन बोली थी कि गिव मी, आई थिंक हाँ, 14 चिल्ड्रन एंड आई मेक श्योर कि मैं उनको कैसे टर्न कर सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, ठीक है। तो ही वॉन्टेड टू प्रूव कि हमारे कोई इन्नेट कुछ भी नहीं है, वी जस्ट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, ठीक है। दिस इज लाइक दिस इज अ स्टिमुलस एंड वी आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस, वी हैव नो अदर थिंग गोइंग ऑन इन आवर माइंड। कोई कॉग्निटिव की इन्होंने बात नहीं करी, कोई इन्होंने अनकॉन्शियस की बात नहीं करी, कोई हेरिडिटरी की नहीं बात करी। इन्होंने कहा कि हम एक ब्लैंक आते हैं, टैबुला रासा बोलते हैं इन्होंने, ब्लैंक शीट के टाइप से आते हैं जब हम पैदा होते हैं, और विथ टाइम वी लर्न थिंग्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट एंड वो हमारे साथ कैरी ऑन होती है फॉर द लाइफ, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ कही थी। और बी एफ स्किनर का जो है उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है। और क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जिस्ट में मैं बताती हूँ, इट विल टेक अनदर बिग वीडियो टू एक्सप्लेन उनका एक्सपेरिमेंट, बट एग्जिस्ट में अगर बताना हो तो ये है कि ही फोकस्ड ऑन एसोसिएशंस, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लूँ जो आपको भी ज़्यादा समझ आएगा, कि जैसे अगर किचन में से खुशबू आ रही है अच्छी, ठीक है, तो हमें भूख लगने लग जाती है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द एसोसिएशन
कि खाना हमारे सामने नहीं आया है, हमें वो स्मेल से ही, हमें वो खुशबू से ही खाने की हमें भूख लगने लग जाती है और हमें पता चल जाता है कि हाँ खाना आने वाला है. So what is this? This is association which he talked about, and he did experiments with animals. Dogs के ऊपर इन्होंने experiment किया था, वो हम बाद में बात करेंगे. और इवान पावलो ने, जैसे मैंने आपको कहा, ऑपरेंट कंडीशन इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग था, जिसमें इन्होंने रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बारे में बात करी है. ठीक है, जैसे मैंने आपको जैसे बोला कि हम 1 घंटा पढ़ के चलो कॉफ़ी बनाए या चाय बनाए, सो इट्स काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड टू योर सेल्फ, तो उसके बारे में बात करी है. So what he did, he focused on observable behavior. He rejected the idea to rejecting the study of consciousness as unscientific. ठीक है, he wanted to focus on only observable behaviors, क्योंकि वो प्रूफ हो सकते हैं, वो साइंटिफिकली स्टडी हो सकता है. अब अगर हम थोड़ा सा अगर इन स्ट्रक्चरलिज्म की भी अगर हम बात करें, तो इट वाज मोर लाइक कि इंट्रोस्पेक्शन क्या था, कि जो आपको लग रहा है वही एलिमेंट्स हैं. ठीक है, आपके दिमाग में तो मैं घुस के कंफर्म नहीं कर सकती ना कि हाँ ये तो आप गलत बोल रहे हो. तो वही इन्होंने चीज़ कही कि इंट्रोस्पेक्शन ये सब भी सही नहीं है, क्योंकि हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि जो अगला पार्टिसिपेंट है या जो भी है वो सच बोल रहा है, उसको जो फील हो रहा है वो सच बोल रहा है. तो इन्होंने कहा कि जो दिखता है, वो जो बिहेवियर कर रहे हैं, वो उसको हम ऑब्जर्व करके हम उस पे स्टडी करते हैं, रादर देन आस्किंग द पर्सन कि हाँ भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप का इससे क्या फंक्शन बनता है, ये सब नहीं. ठीक है, ही मेड इट मोर साइंटिफिक नाउ. एंड ये सब हमने बात करी. अब मेन क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली यही चीज़ थी कि इन्होंने अगेन अनकॉन्शियस को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया था और हमें ना काइंड ऑफ एक पपेट वाला वाइब दे दिया था ह्यूमन बींग्स को कि हाँ हम तो बस कुछ ये स्टिमुलस आ गया, इसमें हम इस पे हमने रिस्पॉन्स दे दिया और कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इट वाज मोर लाइक यार हमारा खुद का कोई दिमाग कुछ नहीं है, हमारा कोई अनकॉन्शियस हो गया, हमारे बैक ऑफ द माइंड जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं. क्या हम रोबोट्स हैं कि हमें फंक्शन करा हुआ है कि हाँ आगे वाले ने कुछ करा उसका हमारा रिएक्शन है? डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो दिस वाज इट्स क्रिटिसिज्म. ठीक है, कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, थॉट्स एंड इमोशंस को कोई उसने भाव नहीं दिया. ओके, सो अब हम बात करते हैं जिन्होंने एक्चुअल में स्टार्ट किया हमारा अनकॉन्शियस माइंड की बात. ठीक है, पहले हमने जो भी 3 हमने पढ़े, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म, इन तीनों ने सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फोकस करा है. ठीक है, जो दिखता है उसी के बारे में बात करिए. अनकॉन्शियस माइंड जो हम कहते हैं ना, इट्स इन इन बैक ऑफ योर माइंड, उसके बारे में बात करिए हमारे फ्रॉइड ने. अब जिन्होंने पहले इनके बारे में पढ़ा हुआ है वो बहुत, मतलब उनके प्रोज एंड कॉन्स अगेंस्ट एंड इन फेवर में होंगे. ठीक है, तो कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, हम एज अ थ्योरीज को अभी कंसिडर करेंगे रादर देन क्योंकि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि हम पूरा इनका सब कुछ जाने कि इन्होंने कहाँ गलत बोला कहाँ सही बोला. ठीक है, नंबर 1 is क्योंकि since he is talking about unconscious mind, so it was not that much provable. ठीक है, it is not that much scientific, और you cannot do an experiment to understand. ठीक है, और इन्होंने भी इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं करा है, इन्होंने भी सिर्फ केस स्टडीज़ करी थी. ठीक है, अपने ही क्लाइंट्स के ऊपर, और उसके बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी बनाई है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ से भी ली हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो इन्होंने चीज़ कही है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है हमारे अर्ली चाइल्डहुड से. ठीक है, ये जो अर्ली चाइल्डहुड एंड अनकॉन्शियस माइंड. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पे इसलिए इन्होंने कहा है कि जब हम छोटे होते हैं, छोटे से लेकर 5 साल की उम्र तक, ठीक है, वो हमारा बहुत सारी चीज़ें हमारी अडल्ट लाइफ में इन्फ्लुएंस करती है. हाउ वी बिहेव, हाउ वी टॉक, हाउ वी मेक रिलेशनशिप्स, A to Z is influenced by our childhood experiences. It's not me who is saying, it's Freud who is saying. ठीक है,
अब इसको, अभी अगर हम इसका क्रिटिसिज्म ले तो आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे तो हाँ, यही कहोगे यार, इंसान चेंज भी तो हो सकता है। अडल्ट लाइफ में क्या पता उसको थोड़ा दिमाग से उसने सोचा हो और उसने कहा हो कि हाँ भाई यार, मेरे साथ ये जो पास्ट में हो रखी है लाइफ चीज़ें, वो शायद से प्रेजेंट में ना हो। ठीक है, कोई अगर इनसिक्योर इंसान है, पास्ट से उसके ट्रॉमास हैं कोई चाइल्डहुड के, प्रेजेंट में ना हो। सो बोथ थिंग्स आर राइट कि कभी कभार हम एज अडल्ट हम ये सोचते हैं कि हाँ, इफ मेरे साथ पास्ट में एक रिलेशनशिप खराब हुआ है तो अभी भी खराब होगा। सो ये जो थॉट है ना, ये फ्रॉइड का ही थॉट है। ठीक है। इन्होंने माइंड स्ट्रक्चर भी दिया है। माइंड स्ट्रक्चर में इन्होंने दिया है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इड को अगर आपको समझना हो ना, तो जस्ट इमेजिन अ छोटा सा बच्चा, ठीक है, इन द मार्केट, एंड हु इज टेकिंग रैंडम थिंग्स, ऐसे कुछ भी उठा लिया उसने, जैसे कोई चॉकलेट उठा ली विदाउट इवन परमिशन, बस उसको अपना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन था कि मुझे चॉकलेट खानी है। कोई परमिशन नहीं मांगी, कोई उसका वो नहीं था कि पैसे देने हैं या मतलब आई शुड आस्क माई मदर फर्स्ट, ये सब कुछ नहीं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दैट इज इड। हम जब पैदा होते हैं हमारा इड पहले डेवलप होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सुपर ईगो आता है। सुपर ईगो क्या है? सुपर मतलब हम अगर एक छोटे बच्चे के उसमें लो तो सुपर कौन होगा? उसके माँ बाप। ऐसे याद रख सकते हो आप। तो सुपर ईगो में हमारे आते हैं पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव, सोसाइटी, दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग, जो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है, व्हाट इज मॉरली राइट, व्हाट इज एथिकली राइट। वो सब जो चीज़ें सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी सुपर ईगो में। तो अगर एक बच्चा बिना परमिशन के ले रहा है कोई चीज़, ठीक है, वो क्या हुआ? इड। अगर वो बच्चा परमिशन लेके ले रहा है, ठीक है, अपनी मम्मी से परमिशन ले रहा है या मे बी शॉपकीपर से परमिशन ले रहा है, वो क्या हुआ? सुपर ईगो। और इन दोनों के बीच में आता है हमारा ईगो। ठीक है। बैलेंसिंग इड एंड सुपर ईगो। और जो ईगो है, दैट इज व्हाट वी शो इन रियलिटी। कि यार, अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं बच्ची हूँ, ठीक है, और मुझे चॉकलेट खानी है, दैट इज़ माई इड। मुझे खानी ही खानी है, मुझे ग्रेटिफिकेशन, मुझे अभी के अभी मुझे खानी है। ठीक है। सुपर ईगो क्या कह रहा है? परमिशन लो, अपने पेरेंट्स से परमिशन लो, या फिर अगर शॉपकीपर के पास जा रहे हो तो पैसे लेके जाओ, आस्क कि आपके पास ये चॉकलेट है, एंड देन टेक इट पोलाइटली आफ्टर पेइंग। ठीक है। ये दोनों चीज़ें, इन दोनों को मिलाओ, परमिशन लो और साथ में अपनी ग्रेटिफिकेशन को मिलाओ। आप जाएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे अपने पेरेंट को और आप अपना ग्रेटिफिकेशन को आप लेंगे, मतलब आप अपना चॉकलेट लेंगे। दिस इज, अगर आपको मैं आपका रियल लाइफ से आपको अगर थोड़ा सा वो करवाऊँ तो सपोज यू वांट, सपोज a girl is watching this video, ठीक है, that girl wants attention from a man, ठीक है, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, एवरीथिंग। ठीक है। अब उससे वो सारी अपनी नीड्स जो हैं, दैट इज इड, अपनी ईड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको एक लड़का चाहिए। सुपर ईगो क्या होगा? कि एकदम ही भाई शादी कर लो और उसके बाद तुम्हें वो लड़का मिल जाएगा। ईगो क्या होगा? कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आऊं, बिल्ड करूं रिलेशनशिप ओवर अ टाइम, एंड कमिटमेंट के साथ मैं एक सिक्योर रिलेशनशिप के वे में, नॉट चीटिंग एनीबडी एल्स, उस वे में मैं उसको आगे परस्यू करूं। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में बताया, बट ये अगर मैं एग्जांपल आप याद रखोगे तो एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे कि इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है। ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए इन्होंने। डिफेंस मैकेनिज्म्स इज बेसिकली, यार ये सब चीज़ें ना जो भी फ्रॉइड ने बोली है, ये हम अभी भी बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं। कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, बट होती है। ये हम रियल लाइफ में करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे डिनायल हो गया, सप्रेशन हो गया,
और डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज टचवुड किसी की अगर डेथ होती है घर में, हम एक बारी के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते उस सिचुएशन को, हम एकदम डिनायल में चले जाते हैं। सो दैट डिनायल इज व्हाट फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट। ठीक है, समझ आ रहा होगा। डिफेंस मैकेनिज्म इज बेसिकली रियलिटी में आपके रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे भागने के सॉल्यूशंस। मेन ये है। इमेच्योर हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इमेच्योर होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके बॉस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बट आप बॉस पे तो गुस्सा कर नहीं सकते, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है ये। तो आप अपने बॉस पे गुस्सा कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? आप या तो घर आके अपने छोटे भाई पे गुस्सा करोगे, या छोटी बहन पे गुस्सा करोगे, या अपनी फ्रेंड के साथ लड़ाई कर लोगे, क्योंकि दैट इज मोर easier for you। ठीक है, बट ये सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना। बट देन ऑल्सो दिस helps us to fight with the problems in the reality। We can sometimes we don't have the option to actually face that problem ऐसे एकदम upfront। We need some escape from that particular situation। ये आप इसको एज अ वे ले सकते हो कि आप डिस्ट्रैक्शंस जो होती है ना हमारी लाइफ में, कि हम अपनी रियलिटी के प्रॉब्लम से जो भागते हैं, उसके बारे में इन्होंने बात करी थी अंडर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और इन्होंने मेथड्स दिए थे जैसे फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। इसके मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक। फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस, आप एक वो चीज़ ले लो कि अनकॉन्शियस माइंड को ही टैप करने के लिए इन्होंने ये मेथड्स बनाए थे। ठीक है, और बहुत ही सब्जेक्टिव था, एंड अगेन जैसे मैंने बोला था, लिमिटेड साइंटिफिक टेस्टेबिलिटी। साइंटिफिकली आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि किसी की अगर डेथ होती है तो हम डिनाइल में चले जाते हैं, तो इसको आप साइंटिफिकली क्या प्रूव करोगे? ठीक है, आप बहुत सारे टेस्ट वेस्ट करवा के अपना आप अपसेट हो, ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट आप डिनाइल ही कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहीं कभी कभार हमें ये सारी चीज़ें खुद को ही नहीं पता होती। अनकॉन्शियस हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो हम किसी और को कैसे अपने अनकॉन्शियस के बारे में बता के उसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आए गेस्टॉल साइकोलॉजी। इनके फाउंडर अगर हम बोले तो सिर्फ मैक्स वर्थहाइमर है। ये जो दोनों हैं, इन्होंने दिए थे थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स करे थे, इनके काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट्स है, बट ये सेकेंडरी मानते हैं, मेन हम इन्हीं को ही मानते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला था कि रादर देन गोइंग, जैसे अब जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिज्म, हाँ जी, एलिमेंट्स को देख लो, फंक्शंस सिर्फ फंक्शंस को देख लो, साइको एनालिसिस सिर्फ अनकॉन्शियस को टैप कर लो, बिहेवियरिज्म सिर्फ बिहेवियर की बात करो जो दिखता है। इन्होंने बोला कि यार सबको साथ में लो ना, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। हम एक ह्यूमन बीइंग को तोड़ मोड़ के क्यों देख रहे हैं? अब अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसकी लाइफ में सिर्फ अनकॉन्शियस मैटर अकेला नहीं कर सकता, उसकी लाइफ में कॉन्शियस भी मैटर करेगा, अनकॉन्शियस भी मैटर करेगा, पास्ट के एक्सपीरियंस भी मैटर करेंगे, प्रेजेंट के भी एक्सपीरियंस मैटर करेंगे, और हमारे जो बिहेवियर जो दिख रहे हैं वो भी मैटर करेंगे, जो नहीं दिख रहे वो भी मैटर करेंगे। तो हम इसको तोड़ मोड़ के क्यों कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये था इनकी मेन जिस्ट, इन गेस्टॉल साइकोलॉजी का यही था कि इन्होंने कहा कि भाई द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट, कि आप ह्यूमन बींग को तोड़ मोड़ के नहीं देख सकते हो। और गेस्टॉल साइकोलॉजी अभी काफ़ी फेमस चल रही है गेस्टॉल थेरेपी के नाम पे। ठीक है, अनफिनिश्ड बिजनेस और रोल प्लेस, ठीक है, एम्प्टी चेयर, ये सब इन्हीं के ही टेक्निक्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बहुत, मतलब बहुत ही पॉजिटिव व्यू था भाई। अब
अगर हम बात करते हैं, मैं आपको बार बार फिर से पीछे का इसलिए कनेक्ट करूँ ताकि आप इसको एज अ स्टोरी लाइफ टाइम के लिए याद रखो, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हो या अभी हो, तो आपको ये मुंह जबानी याद होनी चाहिए ये स्टोरी, ठीक है? इसलिए मैं कनेक्ट करने की आपके लिए कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ये सब थोड़ा नेगेटिव व्यू रखते थे, थोड़ा सा, आई वुड नॉट से ज़्यादा ही, थोड़ा नेगेटिव व्यू रखते थे ह्यूमन के बारे में। अनकॉन्शियस वाला फ्रॉइड ने तो बिल्कुल ही नेगेटिव कर दिया था ह्यूमन को, कि अनकॉन्शियस इड ना कबाड़ा है, ठीक है, दिमाग खराब ही है हमारा। हम अपनी ये जो उन्होंने वो दिए थे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उन्होंने बोल दिया था भाई कि हम तो अपने पेरेंट्स को ही अलग नज़र से देखते, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली थी, नेगेटिव ही अप्रोच रखी थी उन्होंने। तो इसके बाद एक पहली पहला एक इंसान आया था जिसने ह्यूमंस को एक मतलब पॉजिटिव वे में अप्रोच उसका लिया, ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखी इसने। इसने बोला कि हम ह्यूमन बींग्स का पोटेंशियल बहुत है जी, और हम ह्यूमंस ग्रोथ की तरफ ही बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये ह्यूमनिस्टिक कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो ने दी थी। एब्राहम मैस्लो ने उनको हम पहले मानते हैं, फिर कार्ल रॉजर्स थोड़ा सा थेरेपी के अप्रोच में ज़्यादा आते हैं, एब्राहम मैस्लो थोड़ा थियोरेटिकल अप्रोच में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस हायरार्की ऑफ नीड्स, ये भी हमारे एब्राहम मैस्लो ने दी थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि हमारे में पोटेंशियल बहुत है ह्यूमंस में, और अगर तुम उन पोटेंशियल को फुली अचीव करोगे, ठीक है, तो तुम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बन जाओगे, विच मीन्स दैट यू विल हैव योर हायर पोटेंशियल अचीव्ड, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे अगर हम माने तो आप ले सकते हो एमिनेंट प्रॉपर, जो पुराने जैसे मदर टेरेसा हो गए, गांधी जी हो गए, इन सबको हम सेल्फ एक्चुअलाइज के उसमें मानेंगे। बट अगर आप इन जनरल, अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट लाइफ में क्या होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे लाएं, तो हमारे में ये चीज़ होगा कि हाँ, पीएचडी हो जाए, जेआरएफ हो जाए, मास्टर्स हो जाए, ठीक है, तो ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइज, क्या आप अपने हायर पोटेंशियल में पहुंच चुके हो, उसके बारे में बात करी थी। और इन्होंने कहा कि सबके पास ये पोटेंशियल है, और सबके पास ये विलिंगनेस है टू अचीव दैट पोटेंशियल। जिनके पास नहीं है वो जाते हैं हमारे पैथोलॉजी, मतलब हमारे डिसऑर्डर्स की तरफ, ठीक है, वो गलत बात है। अब ये इन्होंने, जैसे मैंने कहा, हमारे पास आर इनहेरिट ड्राइव टू ग्रो, हम ग्रोथ की तरफ ही भाग रहे हैं, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। फ्री विल है हमारे पास, एंड वो फ्री विल है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बहुत फेमस क्या हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। सेफ्टी नीड्स, कि ऑब्वियसली उस रोटी कपड़ा मकान की कुछ सेफ्टी होनी चाहिए, कि आज घर इधर है तो घर इधर ही रहे, नेक्स्ट डे कोई उठा के ना ले जाए उस घर को, तो उस सेंस में, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग, ऑब्वियसली उस घर में कोई रहने के लिए बंदे भी चाहिए। इसको एज अ स्टोरी याद रखो हमेशा, रट्टे मारने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। रट्टे मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं साइकोलॉजी में, वो हम बाद में करेंगे। लव एंड बिलोंगिंग, अब अगर हमारे पास घर आ गया है, सेफ्टी आ गई कि वो घर वहीं रहेगा, तो उस घर में हम साथ में एक पार्टनर लाएंगे, या फिर कोई अपने पेरेंट्स को ले आएंगे, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग। एस्टीम नीड्स, अब घर पे बैठे थोड़ी ना रहना, कुछ काम करेंगे हम अपने, कुछ हमारा दिमाग, कुछ तो हम इसको यूज़ करेंगे। चलो पढ़ाई करते हैं, अभी तो जैसे हम पढ़ाई करें तो मैं पढ़ाई की ही बात करूँगी, नहीं तो आप कोई भी और करियर परस्यू करेंगे तो उस वे में, ठीक है। आप अपने एस्टीम नीड्स, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप अपनी वर्थ जानते हो, सब कुछ। फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है, लव में भी टॉप पे, सब में टॉप, आप अपनी पोटेंशियल टॉप पे पहुंच चुके हो। जैसे अगर मैं अब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का कहूँ, या अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं ये आपके लिए हाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होगा, कि पीएचडी करके आप एक प्रोफेसर बने हुए हो,
दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हो गया भाई सब कुछ, मेरे पास नीचे की सारी नीड्स फुलफिल्ड है, मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ, तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब इनका क्या क्रिटिसिज्म था, वही कि भाई बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव मान लिया इन्होंने हमें। हम तो मतलब इन्होंने हमारी कोई लेजीनेस, हमारा कोई क्या बोलते हैं, मूवी देखने का मन, हमारा सोने का घर पे मन, हमारा कोई काम ना करने का पैसे हमें कोई दे दे, ये वाला जो थिंकिंग है ना, ये इन्होंने हमारी इस अप्रोच को लिया ही नहीं। तो क्रिटिसिज्म भी यही था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक हो गया था, ज़्यादा ही मतलब इन्होंने हमें पॉजिटिव मान लिया था ह्यूमंस को। और सब्जेक्टिव मतलब इसमें कोई, अब क्या प्रूफ करोगे तुम इसमें, ये दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ये कोई साइंटिफिक तो है नहीं, इट इज़ जस्ट कि हाँ ये टेबल्स बना रखी है, ये स्टेप बना रखा है, सब में ही पोटेंशियल है। तो उन लोगों का क्या जो पूरी लाइफ सो के बिता देते हैं, वो कंसिडर ही नहीं होंगे इसमें। और साइकोलॉजी उस टाइम पे बिल्ड हो रहा था, सो दे वांट कि सारे जो है, सारे ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी को हम स्टडी कर पाए, ये नहीं कि गिने चुने लोगों के बारे में बात कर ली और हमने उस पर थ्योरी बना दी। ठीक है, इन्होंने भी एमिनेंट मतलब लोगों के बारे में बात करी, उनके जो लिव्ड एक्सपीरियंस थे उसके बेसिस पे ये इन्होंने स्कूल खड़ा कर दिया। पर फेमस भी इसलिए हुआ था क्योंकि नेगेटिविटी बहुत हो गई थी, उसके बाद कुछ पॉजिटिव आउटलुक चाहिए था, बट अब इतना भी नहीं चाहिए था कि इन्होंने बिल्कुल ही नेगेटिविटी हटा दी। ठीक है, ये चीज़ थी। फिर आता है हमारे कॉग्निटिव एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स। कॉग्निटिव, ये दोनों जो है ना ये अभी भी चलते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव में क्या है कि जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं अगर फिर से पीछे ले जाऊं, बिहेवियरिज्म में क्या चीज़ थी, बिहेवियरिज्म में ये चीज़ थी कि एक स्टिमुलस है, उस पर आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। इन्होंने ये कहा कि नहीं, स्टिमुलस तो है बट रिस्पॉन्स के बीच में ओ भी आता है, इट इज पी, नहीं सॉरी, आर ओ एस। ठीक है, बीच में ऑर्गेनिज्म आता है, ऑर्गेनिज्म का थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस, जिसकी हम बात कर रहे थे कि बिना सोचे आप एक, ये तो मैकेनिक वाली चीज़ हो गई कि स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स कर दिया, ये बिहेवियरिज्म की अप्रोच थी बाय द वे। कॉग्निटिव ने क्या बोला कि हमने सोच के करते हैं। ठीक है, लिटरली अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, और मतलब वी होमोसेपियंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मतलब एनिमल्स एंड सबसे, किस चीज़ पे, हमारा ब्रेन बहुत अच्छा है, हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इस ब्रेन के वजह से ही हम अभी तक चलते आ रहे हैं, और हमने कितने जानवरों को, कितने जीवों को हमने मार दिया है। ठीक है, कॉर्पोरेशन थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारी, तो उसी पे इन्होंने बात करी है। ठीक है, कि थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्होंने बेसिकली उस टाइम पे ये बोला था कि हम एक ह्यूमन कंप्यूटर है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो एक कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग है उसकी, कुछ स्टोरेज होता है इधर, कुछ थिंकिंग होता है, उसके बाद हम कुछ करते हैं, कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनके अगर हम फाउंडर की बात करें तो थे यूलरिक नाइसर। ठीक है, ज्यों पियाजे जो है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, बट वो इज अ पार्ट ऑफ इट, बट अगर हम फाउंडर की बात करें तो यही है। ठीक है, बाकी आगे मैंने जैसे बोला कि बिहेवियरिज्म के साथ इन्होंने कनेक्शन बनाया कि ठीक है, स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, बीच में थिंकिंग ले आओ तो सही है। तो इन्होंने वही बात करी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वहीं से ही आई थी। ठीक है, बट इन्होंने इतना ज़्यादा दिमाग पे फोकस कर लिया, इतना ज़्यादा ये उस पे चले गए प्रोसेसिंग में, बिल्कुल ही कंप्यूटर ही बना दिया इन्होंने ह्यूमन बींग्स को। तो इन्होंने क्या निगलेक्ट किया, इन्होंने निगलेक्ट किया इमोशंस को और सोशल फैक्टर्स को, कि सोसाइटी भी तो हमें इन्फ्लुएंस करती है, उसकी बात कौन करेगा। हाँ, ठीक है, वो यहाँ पे एक रह गया था, एक पॉइंट क्रिटिसिज्म वे में। एवोल्यूशनरी वाले में
examines how behavior and mental processes are shaped by evolution and natural selection, examining the adaptive value of behaviors, that is mate selection, aggression for survival and रिप्रोडक्शन. सो ये जो था ना एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, ये था कि हम अपने हेरिडिटरी को नहीं भूल सकते, और एक कहते हैं ना कि अपने बूढ़ों को ना भूलो कभी, तो ये वही चीज़ थी कि हम अपने बूढ़ों को ना भूलें ज़रा, एंसेस्टर्स को हम अपने ना भूलें, उनसे हम कैसे प्रोग्रेस हुए हैं उसके बारे में बात करें. अब अगर आपको पता हो एग्जाम्पल कि हमारे पहले टेल हुआ करती थी ह्यूमन बींग्स की, वो हट अब नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसका यूज नहीं था. तो इट 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 टुक इयर्स एंड इयर्स कि वो हटे. तो वो क्या है? वो एवोल्यूशन है हमारा, ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन. आज जो हम दिखते हैं वो वो बहुत पीढ़ियों से चेंज होता रहा है. तो उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है. दैट कम्स इन एवोल्यूशन साइकोलॉजी. इसको हम इतना ज़्यादा उसमें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में नहीं लेते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो. हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी आके ख़त्म हो जाता है. इसके बाद हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं. और फॉर द बेसिक, फॉर द स्टार्टर्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बाद बस दैट्स इट. इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा आ जाता है कि हम सारे स्कूल्स को मिला के कुछ बातें कर रहे हैं. इट्स लाइक अ मिक्स्ड अप्रोच. ठीक है, इक्लेक्ट्रिक अप्रोच बोलते हैं जो हम प्रेजेंट में अभी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. नाउ अगेन, सोशो कल्चरल साइकोलॉजी ऑब्वियसली आना ही था कि हमें कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स हमारे इंडिविजुअल हमें कैसे शेप करती है. सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्रॉस कल्चरल स्टडीज हुई थी इसके लिए. और ये दोनों इसके, अब अगर हम फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज कर्ट लिविन, तो ये वहीं से ही आया है. तो इन्होंने बात करी कि बहुत बार इन्होंने जैसे अगर आप सोशल साइकोलॉजी का मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे दिमाग में हम किसी बारे में बहुत श्योर हैं कि हाँ ठीक है, इसका आंसर यही होगा. ठीक है. बट कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे आसपास के लोग क्या सोचेंगे. ये आपने घर पे भी देखा होगा, आपने खुद भी बहुत बारी ऐसे अगर डिसीजंस लिए होंगे ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि लोग क्या कहेंगे. तो दिस इज व्हाट सोशो कल्चरल साइकोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो this was the like entire social schools of psychology. Hope you liked it, and please like करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किसके लिए चाहिए, कौन सा आप टॉपिक देखना चाहते हो नेक्स्ट और पढ़ना चाहते हो. एंड ऑल्सो लेट मी नो हाउ यू लाइक इट. ओके, बाय, टेक केयर.